तो एक बार फिर से मैं करती हूँ आपका स्वागत इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा ऑगस्टन एज। ठीक है, अब बता देती हूँ क्या है ऑगस्टन एज। देखो, अगर मैं शुरू से शुरू बताऊं तो बात यह है कि हमारी जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, उसके अंदर हम एज वाइज सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी 4th वन एज, जिसको हम बोलते हैं नियो क्लासिकल एज। अंडरस्टैंड? हाँ जी, तो नियो क्लासिकल एज के अंदर भी सब एज हैं। ओके, तो जो सब एज है उसके अंदर हमने पहली जो एज करी थी वो थी हमारी रिस्टोरेशन एज। ठीक है, अब हम रिस्टोरेशन एज के बाद में सेकेंड एज आती है ऑगस्टन एज। उस एज को हम करेंगे आज पूरा डिटेल में स्टडी। ठीक है, इतना समझ आया? तो देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये सीरीज स्पेशली उन बच्चों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होगी जिन बच्चों ने अब तक लिटरेचर को उठा के भी नहीं देखा, या फिर यूँ कह ले कि जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता कि पढ़ें कहाँ से और पढ़ना कैसे है, चीज़ें याद नहीं होती। देखो, ये तो मैं लिख के दे दूंगी आपको। जब आप स्टार्टिंग में सारी चीज़ें पढ़ोगे ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी सारी एज है, कैसे याद करें। ठीक है, बट आई प्रॉमिस यू, अगर आप मेरे साथ इस सीरीज में मेरा साथ देंगे, रोज मैं अपने लेक्चर डालती हूँ, आपको रोज देखना है। मैं हर छोटी से छोटी चीज़ें कवर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अभी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं स्पेशली काम कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को लेकर। ठीक है, ताकि आपको कहानी जो भी उस टाइम पर जो भी एज बनी है, उस एज के बनने का रीज़न क्या था, वो कहानी क्या थी जिसके बेस पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपको किसी भी एज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तीसरी बात ये कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या फिर आप और पढ़ना चाहते हैं, आपको पीडीएफ की नीड है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अवेलेबल करवा दूंगी पीडीएफ भी। ओके, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा ऐसे ही, और मैं हर रोज आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगी। ये हमारा स्टार्टिंग पेज है। अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। ठीक है, बहुत हुई बातें। तो देखिए क्या है हमारी ऑगस्टन एज। देखो, ऑगस्टन एज जो है वो 1700 से लेके 1745 तक चलती है। हाँ, मैं इसके अंदर दो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्टोरेशन एज। ठीक है, तो ये जो रेस्टोरेशन एज है ना, इसी एज के थ्रू, मतलब जब ये एज का थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज आएगा ना, रिस्टोरेशन और ऑगस्टन का जो ट्रांजिशन फेज आएगा ना, उसकी स्टोरी बता देती हूँ। ठीक है, मैं एक बार बताती हूँ कि ट्रांजिशन फेज क्या होता है। जब किसी चीज़ की एंडिंग और किसी चीज़ की स्टार्टिंग दोनों मिल जाते हैं ना, तो वो जो फेज होता है ना, उसको हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। और ठीक वैसे ही हमारी जो नियो क्लासिकल एज है ना, उसके अंदर भी लास्ट का जो फेज है उसको हम ट्रांजिशन फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ट्रांजिशन होता है वो होता है हमारा नियो क्लासिकल टू रोमांटिक एज। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इसी पे आते हैं। तो देखो, रिस्टोरेशन एज हम पढ़ रहे थे, इसमें क्या हुआ था, रिस्टोरेशन एज जो है, इसी एज को दूसरा नाम भी बोलते हैं एज ऑफ रीजन। एज ऑफ रीजन, ठीक है, और इसके अलावा इसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट एज भी बोलते हैं, एनलाइटनमेंट। ओके, इतना समझ आया? अब देखते हैं क्या था इसके अंदर। तो हमारी जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है और एज ऑफ रीजन है ना, क्यों बोलते हैं इसको? ठीक है, तो वो देखते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल चीज़ों को देखें तो पहले ये देखते हैं कि इस टाइम पर रूल कौन कर रहा था।
है ना, जो रॉयल जो एम्पायर था ना, वहाँ पे कौन बैठा था। जैसे कि हमने रेस्टोरेशन टाइम पे पढ़ा था कि जो हमारे चार्ल्स वन के जो सन थे, जो कि चले गए थे, एग्जाइल हो गया था उनका फ्रांस में, अब वो वापस आते हैं और अपनी मोनार्की को रिस्टोर करते हैं। इतना समझ आया। अब देखो, जैसे ही वो रिस्टोर करते हैं ना, अब उनकी भी हो जाती है उम्र, लेकिन उनका भी कोई लेजिटिमेट सन नहीं था, इसीलिए वो अपना थ्रोन देते हैं अपने भाई को, जिनका नाम था जेम्स। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, देखो याद हो जाएगा आपको अगर आप नए हो तो। ये देखो क्या होता है, जो चार्ल्स वन है उनका कर देते हैं एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन कर देते हैं उनका, और जो उनके सन है चार्ल्स सेकंड, वो क्या कर देते हैं, उनका उनका एग्जाइल हो जाता है कहाँ, फ्रांस में, फ्रांस चले जाते हैं वो। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे ही चार्ल्स फ्रांस जाते हैं, अब यहाँ पर रूल हो जाएगा ओलिवर, ओलिवर क्रोमवेल, क्रोमवेल। ठीक है, क्रोमवेल अब हमारे कॉमनवेल्थ एज के जो लीडर होते हैं वो आते हैं। अब ये जो चार्ल्स है ना, ये जब फ्रांस से वापस आएगा लौट कर, तो वो वाला फेज होगा हमारा रिस्टोरेशन एज, जो ये है। और इसी में अब चार्ल्स द सेकंड अपना मोनार्की करेंगे रिस्टोर, रिस्टोर मोनार्की। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं, जैसे चार्ल्स की उम्र हो जाती है, अब वो नहीं कर पाते, तो इनका कोई लेजिटिमेट सन नहीं होता, मतलब कोई औलाद नहीं थी इसकी तो हाँ जी, ये अब इनका थ्रोन ले लेते हैं कौन, इनके ब्रदर, जिनका नाम है जेम्स। ठीक है, जेम्स सेकंड। ठीक है, ये कौन है, इनके ब्रदर। ठीक है, इतना पता चला। अब देखो, ये जो टाइम है ना रिस्टोरेशन का, ये एंडिंग फेज जो है ये जेम्स के ऊपर चला जाता है। ठीक है, रिस्टोरेशन एज का जो एंडिंग फेज है ना, वो जेम्स संभालता है। ठीक है, और जेम्स होते हैं एक कैथोलिक पर्सन, और अब ये पूरे नेशन में कैथोलिसिज्म को फैलाना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि पूरा नेशन कैथोलिक हो जाए। ठीक है, तो इनका ये चलता रहता है। अब देखो, इनकी है दो बेटियां। ठीक है, इनकी दो डॉटर्स हैं, एक का नाम है एन और दूसरे का नाम है मैरी। ठीक है, अब देखो, ये जो एन और मैरी है ना, इनमें से ये जो मैरी है ना, ये क्या करती है, ये अपने ही हस्बैंड के साथ करती है ट्रिक। क्या ट्रिक करती है, दोनों मिलकर ये जो हमारे किंग जेम्स है ना, इनको थ्रोन से हटा देते हैं और खुद वो एम्पायर के क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, उनका नाम देख लो, मैरी के जो हस्बैंड है उनका नाम है ऑरेंज। ठीक है, विलियम ऑरेंज इनको बोलते हैं। ओके, अब देखो, हाँ, तो ये जो टाइम चल रहा होता है ना, इस मूवमेंट को बोलते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये जो फेज चल रहा है, इस फेज को बोलते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, क्योंकि इस टाइम पर कुछ ऐसे ऐसे नहीं कि खून खराबा हो रहा है, खून खराबा नहीं, बस ये अब कोई किसी को उतार रहा है गद्दी से, कोई किसी को चढ़ा रहा है, कोई ऐसे चलता है। ठीक है, अब ये दोनों भी, ये जो मैरी एंड हस्बैंड है इसके, इनकी भी हो जाती है, ये इनके हस्बैंड की हो जाती है डेथ, और अब इनसे ये जो थ्रोन है वो ले लेती है इनकी बहन, कौन, एन। अब आता है एन का नंबर। ठीक है, अब एन संभालती है इस पूरे साम्राज्य को। तो भाई देखो, जब ऑगस्टाइन एज आते आते अब मैरी बन जाएगी इस इंग्लैंड के थ्रोन की क्वीन। ठीक है, अब इसी के टाइम पर चलेगा हमारा ऑगस्टाइन एज। इतना पता चला। हाँ जी, तो ये था इसका एक हम समझ सकते हैं कि रूलर के हिसाब से जो हमने ये स्टोरी देखी है वो। अब देखते हैं ऑगस्टाइन एज का नाम कैसे पड़ा, ऑगस्टाइन। ठीक है, तो वो भी एक अलग मैटर है, तो चलो देखते हैं। हाँ जी, तो देखो, एक साइड तो है हमारा लैटिन लिटरेचर, लैटिन लिटरेचर। ठीक है, और दूसरी साइड क्या है,
दूसरी साइड है इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इतना समझ आया आपको? समझना ही पड़ेगा भाई, समझने से तो ही तो काम चलेगा। मैं और क्यों बैठी हूँ यहाँ पे, समझाने के लिए बैठी हूँ। हाँ जी, तो देखो ये हो गया लैटिन लिटरेचर और ये हो गया इंग्लिश लिटरेचर। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑगस्टाइन एज कैसे, ऑगस्टन एज इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, ऑगस्टाइन भी बोलते हैं इसको, ऑगस्टन भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये जो हमारा लैटिन लिटरेचर है ना, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये जो है इसका जो टाइम अगर हम देखें 27 BC से 14 AD तक है, मतलब 27 BC टू 14 AD। ठीक है, तो ये इसका टाइम, मतलब ये एंशियंट लिटरेचर है। क्या है ये? एंशियंट लिटरेचर। समझ आया बात? अब देखो ये जो एंशियंट लिटरेचर है ना, इसके अंदर कौन रूल कर रहा होता है? रोमन एम्पायर जो है ना वो रनिंग में होता है, रोमन एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है रोमन एम्पायर, एम्पिरर, एम्पिरर भी बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है, इतना हुआ। ये जो रोमन एम्परर है ना, इसके जो किंग होते हैं वो होते किंग ऑगस्टस। क्या नाम है उनका? किंग ऑगस्टस। ठीक है, ये जो हमारे किंग ऑगस्टस होते हैं, इस टाइम पर इनके नाम से ये एज चलती थी। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया? अलाउिंग फॉर फ्लोरिशिंग ऑफ आर्ट। इन्होंने आर्ट पर एम्फोसिस करा और पेंटिंग पर एम्फोसिस करा। मतलब ये क्या करते थे? अलाउ करते थे। ठीक है, अलाउिंग फॉर फ्लोरिशिंग, क्या लिख रही थी मैं? हाँ, सिंग आर्ट एंड पेंटिंग और कल्चर। भाई देखो इनके टाइम पर ये चलता था। ठीक है, इनको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती थी। दूसरी, यहाँ पे जो भी वर्क लिखे जाते थे ना, उनकी जो थीम होती थी, ठीक है, ये वर्क्स की थीम जो होती थी ना, ये कैसी होती थी? बिल्कुल पैट्रियोटिज्म पे बिलीव करने वाली, पैट्रियोटिज्म। ठीक है, इतना हुआ। दूसरा, यहाँ पर रोम की ग्लोरी को ग्लोरीफाई किया जाता था, ग्लोरीफाइंग रोम। ठीक है, ग्लोरीफाइंग रोम। ठीक है, रोम क्या है आपको पता है? रोम इटली की एक सिटी है जो कि बहुत फेमस है, इटली। ठीक है, इतना पता चला। हाँ जी, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर माइथोलॉजी में ज़्यादा बिलीव करते थे लोग, तो लॉजी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं ऐसा अगर है तो ये लिख कौन रहा था? राइटिंग इस टाइम के फेज में जो राइटर थे वो कौन थे? तो देखो इधर है हमारे ओविड भाई साहब। ठीक है, इधर है हमारे होमर, सॉरी होरेस। ठीक है, होमर भी है शायद इनमें, होमर भी है। और इधर आ जाएंगे क्या? वर्जिल। ठीक है, ये जो राइटर हैं हमारे, ये रोमन राइटर हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे अब हम आते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें ना अच्छे से, तो वो उनका टाइम मैंने बता दिया। इंग्लिश लिटरेचर का जो ऑगस्टाइन पीरियड है ना, वो चलता है 1700 से 1745 के टाइम पर। ठीक है, अब देखो इसका टाइम ये है ना, तो इसमें क्या स्पेशल था कि इसके नाम पर एज बढ़ी? वो देखना है हमें। तो देखो ये नियो क्लासिकल वाली एज है और ये एंशियंट वाली एज है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो लिटरेचर है ना, वो अब जो हमारे राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप, ये अब होमर
होमर की जो राइटिंग है ना रोमन पीरियड के टाइम पर, जो उनके एंशियंट जो राइटर है ना उनकी राइटिंग को करेंगे कॉपी, उनकी स्टाइल को करेंगे कॉपी, वो जो रूल फॉलो करते थे उनको करेंगे कॉपी। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर देते हैं कॉपी। ठीक है, किनको? एंशियंट रोमन राइटर्स। समझ आ रही है बात? इसलिए तो ये जो एज है ना इनके नाम पर भी ये एज चलती है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ का जो लिटरेचर है ना उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा क्या क्या थीम होती है, लाइक सटायर दिखता है। ठीक है, उसमें दिखता है सटायर। ठीक है, और उसमें और क्या दिखता है, लॉजिक पे बात करते हैं, थोड़ा सा रीजन पे बात करते हैं, लॉजिक आ जाता है, रीजन आ जाता है, और चीज़ों को एक एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करना, एक ऑर्डर में मेंटेन करना, ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर की जो 18वीं की सेंचुरी है उसमें चलता था। ठीक है, इतना पता चला। अब देखते हैं कि इस टाइम पर और क्या क्या था। ठीक है, तो देखो जो राइटर्स थे ना वो कर रहे थे रोमन राइटर्स को कॉपी, इतना पता चला। और दूसरा, अब उनकी स्टाइल और विट को भी वो साथ साथ लेके चल रहे थे, और यहाँ पर अब धीरे धीरे रोमन जो कल्चर है ना उसको अडॉप्ट करने लग गए ये लोग, रोमन कल्चर को करने लग गए अडॉप्ट। ठीक है, इस टाइम पर और क्या क्या चल रहा था वो देखते हैं अलग से। देखो, अब सारी चीज़ें हो रही थी, रोमन कल्चर, रोमन लिटरेचर, रोमन आर्ट, ये जब सारी चीज़ें फैल रही है ना, अब देखो लोगों तक पहुंच कैसे रही है, लोगों के लिए ये चीज़ें फेमस कैसे हो रही है। भाई फेमस तो होंगी, एक यहाँ पर ना मेला लगता था, एक फेयर होता था जिसके अंदर मतलब ढंग से इजीली प्रोडक्शन, जब प्रिंटिंग प्रेस आ ही गया तो सारी चीज़ें अब बुक्स वगैरह प्रिंट होने लग गई, और बुक्स के साथ और भी चीज़ें प्रिंट होती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था कि लोग जाते थे फेयर्स में। ठीक है, अब जब वो फेयर में जाते थे ना वहां पर भर भर के सस्ती किताबें मिलती थी, वो सस्ती किताबें खरीदते थे, सस्ती मैगजीन वगैरह खरीदते थे। और अब लोगों को अब सब पढ़ाई तो आती है, वो समझने लग गए थे। अब जैसे ही इंसान पढ़ेगा तो भाई दिमाग तो उसका खुलने वाला ही है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, क्या क्या चले थे हम देखते हैं। जो फेयर होते थे, फेयर्स जो होते थे उनके अंदर चीप बुक्स। ठीक है, और क्या क्या मिलता था वो देखो, इजीली प्रोडक्शन होता था इन सारी चीज़ों का, ब्रॉड सीट मिलती थी, ब्रॉड सीट्स मिलती थी, और मैगजीन मिलती थी। ठीक है, पीरियोडिकल्स होते थे, पीरियोडिकल्स, और ऐसे राइटिंग भी वहाँ पे बिल्कुल आराम से मिल जाती थी। अब देखो जो राइटर्स थे ना वो करते थे ऐसे राइटिंग, ये जो पीरियडिकल्स होते हैं ना इसी को ऐसे, ये इनको बोलते हैं ऐसे राइटिंग। ठीक है, ये पीरियडिकल्स को ऐसे राइटिंग बोलते हैं। लोग ना आप जिसको देखो चा उठ के मुंह मुंह वगैरह धो के लिखना शुरू कर देता, क्या ऐसे कुछ भी कहीं से भी छाप देता था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अब ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अब उनकी उनकी जो प्राइस मनी है वो भी अब कम है, तो लोग अब ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे। अब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेटर तो होनी ही है। ठीक है, तो ये चल रहा था। तो जो ब्रिटिश राइटर है ना अब दिखा रहे थे इस एरा को कि ये जो एरा है ना ये अब पैरेलल चल रहा है, किसके? रोमन एरा की पैरेलल चल रहा है। ठीक है, और कॉन्शियसली अब इमिटेटिंग चल रही है किसकी? उस जो रोमन राइटर है उनकी विट की और उसकी स्टाइल की। ठीक है, जो ओरिजिनल रोमन ऑथर्स थे उनकी, और अब रोमन कल्चर जो है ना वो बढ़िया इंग्लैंड में फैल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का प्रेजेंटेशन। ये हमने पढ़ा है ऑगस्टस एज, ये हमने देखा इसके जो रॉयल जो एम्परर थे, रॉयल जो किंग वगैरह थे उनके बारे में, और इधर हम देखेंगे उनका ये ऑगस्टस जो ऑगस्टाइन एज है वो एंशियंट एज को कैसे कॉपी करके लोग
मतलब इंग्लैंड के 18 सेंचुरी में एक और ऑगस्टाइन एज लेके आते हैं। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको किसी और भी एज के लिए डाउट वगैरह है तो मैं हूँ यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए। दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करवाऊँ। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मुझे खुशी होगी और मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। और दूसरी बात, मैं आपके लिए इन सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करके आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।